और ये सियासतदानों का वो ग्राउंड है जिसपे आप इनको ना जिंदगी में कभी सजा दे सके, ना ही आज के बाद दे पाएंगे। नैब की तारीख के अंदर सिर्फ एक ही हुई है पाकिस्तान में हुक्मरानों को, जिसके अंदर मशहूर ज़माना केस ज़फ़र अली शाह वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान PLD 2000, जिसकी इस किताब को मैंने हमेशा आपके प्रोग्राम में दिखाया और मैं 9 साल से दिखाता आ रहा हूँ। उसके बावजूद अगर आप ये समझती हैं कि नैब ने किसी को सज़ा देनी है, तो फिर ये इसी तरह है जैसे कोई आसमान से चांद या तारे तोड़ के ले आए। ये सिर्फ एक फ़लसफ़ा है, एक चलता हुआ ड्रामा है। इसको देखें, इसकी किस्सें देखें। जो लोग कल तक नैब के ऊपर जहर उगला करते थे, आज वो नैब की पारसाई की खुद गवाही देते फिर रहे। बहरहाल ये टीवी एंकर और तजियाकारों को वो राशन है जो उनके पैकेजेस को हलाल करने के लिए उनके दरमियान छोड़ दिया गया, और वो इस राशन को बेचते भी रहेंगे और खाते भी रहेंगे। जी अच्छा, मुझे ये बताइए फैसल साहब, आज जो हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं बोल नेटवर्क के बाबर डोगर साहब, उनसे मैं बात कर रही थी तो उन्होंने बताया राना सनाउल्लाह साहब से उनकी बात हुई और बार बार उन्होंने, बाबर साहब ने मुझे कहा जी एग्जैक्ट वर्ड्स राना सनाउल्लाह के ये थे कि जी हमने तो इस जो ये नैब की सारी हेयरिंग है हमने इसमें पेश नहीं होना, हम JIT की जो रिपोर्ट है वो सोर्स रिपोर्ट है, हम उसको नहीं मानते, और किसी में जुर्रत है, एग्जैक्ट वर्ड्स, किसी में जुर्रत है तो हमें अरेस्ट कर ले, और ये सारा खेल जो है ये इस्टेब्लिशमेंट का बनाया गया है। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि यहाँ पे तो नजर आ रहा है कि जो वो हम नैरेटिव देते हैं ना, सियासी शहीद बनना चाह रही है PMLN, मुझे लगता है उससे कई ज्यादा आगे जा चुकी है। अब ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल क्राइसिस हो इस मुल्क में, और पॉलिटिकल क्राइसिस के नतीजे में इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मजबूर हों इनसे बात करने के लिए, इनको रिलीफ देने के लिए। योर स्टांस ऑन दिस? नहीं, मैं आपको ये बताऊं कि क्या इंस्टीट्यूशंस ने इनसे कहा है कि ये यहाँ पर आके चोर बाजारी करें? अच्छा, आपने पहले अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था कि कोई ऐसी मिसाल मिलती है तो वाई वी आर डिस्कसिंग ओनली हियर द PMLN। मैं आपको आज एक ऐसी मिसाल आपके गोश गुजार करता हूँ ताकि नैब का असल चेहरा आवाम देखे। ये तारीख़ है जी 6 अगस्त 2010, 18 मार्च 2013 तक कुल टॉक शो हुए इस पे 1193, टोटल आर्टिकल आए 178। सूबा सिंध की सरजमीन का तारीखी करप्शन का बदतरीन केस वजारत तालीम का, जिसके अंदर हज़ारों गोस्ट स्कूल और 28,000 से ज़्यादा गोस्ट मुलाजमीन, यहाँ तक के 4,000 से ज़्यादा स्कूल वो दिखाए गए खुद टेलीविज़न के ऊपर, जिसके अंदर गाय बकरियाँ पाली हुई थी सिंध के वडेरों ने। तारीख के अंदर इससे ख़तरनाक तरीक करप्शन जो है बाकायदा सबूत के साथ सामने नहीं आई, क्योंकि उसके अंदर सबसे बड़ा गवाह मैं था, और उस वक्त मैं लड़ा था एक वडेरे से जो वज़ीर तालीम बन के बैठा हुआ था, और मेरी बिली ये थी एज अ प्रेसिडेंट XPP कराची डिवीज़न कि 18,000 नौकरियों को रद्दी के टुकड़ों की तरह इस तरह बेचा गया है बेदर्दी के साथ कि अगर ये कारकुनों को दे दी जाती तो आज पीपल्स पार्टी का कम से कम कारकुन खुशहाल होता। वज़ीर मौसूफ का नाम था पीर मज़हरुल हक। इन तमाम प्रोग्राम्स के अंदर वो बाहर भी गए, आए भी, ये भी हुआ कि ECL में भी डाल दिया। सारा कचरा खाना यहाँ पे चलता रहा पाकिस्तान में। चीख चीख के एंकरों ने वो जो स्पंज की चप्पलें पहन के सहाफ़त के अंदर आए थे, और आज अरबों रुपए के उनके घर और जायदादें इसी पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन्होंने इतना शोर किया कि पूरे 3 साल तक वो सिर्फ पीर मज़हर को गाते रहे और महकमा तालीम की करप्शन को गाते रहे। और आज हुस्न इत्तफ़ाक़ ये हुआ कि नैब ने ये डिक्लेयर किया कि ना मौसूफ ने कोई करप्शन की है, ना मौसूफ के कोई इदारे ने करप्शन की है, ना ही कोई ऐसा सबूत मिल सका जिसके अंदर वजारत तालीम का कोई महकमा मौजूद हो। हालांकि पीपल्स पार्टी के उसके बाद के आने वाले वजीर ने खुद इस मौसूफ वजीर के ऊपर उंगलियां उठा के इनकी करप्शन को बेनकाब करने की भरपूर कोशिश की ताकि छींटे उन तक ना आए। ये है नैब। अब आपने जो करना है कर ले। पाकिस्तान के अंदर ये नैब वैब छोड़े, ये जो पॉकेट मार जेलों के अंदर बंद हैं, ये जो कंकर और पत्थरियां मारने वाले बंद हैं, ये जो पूंडी करने वाले बंद हैं, खुदा का वास्ता इन पे मेहरबानी करें। अगर पाकिस्तान में इन डकैतों को सजा नहीं दे सकते तो बंद करें ये ड्रामेबाजी। क्या जरूरत है इस चीज की? और मैं सिंध हाई कोर्ट को आज आगाह करूं, 2 दिन है तुम्हारे पास, और पहला मिसाइल चलाऊंगा मैं पीर के दिन शाम 5 बजे 62, 63 का। चाहे तुम मुझ पर पाबंदी लगाओ या मुझे गिरफ्तार करो, मैं ऐसा मिसाइल दागूंगा 62-63 का और आर्टिकल को इस्तेमाल में लाऊंगा 113/2005 के। अगर तुमने नैब के इस फैसले पे फौरी तौर पे इसको कंडेम करते हुए इस वजीर की गिरफ्तारी का हुक्म नहीं दिया तो यू विल फेस इट इंशाअल्लाह।
पीर का इंतजार करो, पीर को बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या अंधेर मची हुई है और पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी अदलिया के महकमे के एहलकार जो है खुद मुलविस है इन तमाम चोरियों के अंदर। तो किस चीज के नैब की गुफ्तगू कर रही हैं? क्या डिस्कस करूं मैं राना सनाउल्लाह को? वो सही तो कह रहा है, जब एक चीज रिव्यू के अंदर चली गई, अब नैब कैसे बुला सकती है? पहले रिव्यू का फैसला कीजिए, जाइए। मैंने तो आपके प्रोग्राम में बताया था कि ये पाकिस्तान की कौम को बेवकूफ बनाया गया, इसलिए कि जब तक बेवकूफ मौजूद है अकलमंद खाते और कमाते रहेंगे, और वही हुआ। इस केस को 2 लख्त किया गया और वो आपके सामने आ गया। अच्छा, आप कथा कलामी की माफी चाहूंगी, आप बात कर रहे हैं ना, तो हम चाहेंगे कि जो फैसल रजा आबदी साहब ने प्रेडिक्शन की थी लगभग दो है, वो जरा दिखा दीजिए कि क्या प्रेडिक्शन की थी फैसल रजा आबदी साहब ने, और फिर आगे गुफ्तगू को बढ़ाते हैं। अब अगर मियां साहब रिव्यू में जाते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि सेम बेंच में जाएंगे, और सेम बेंच के अंदर ये रिव्यू हो ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि जस्टिस खोसा के ऊपर PMLN की जानिब से ऑब्जेक्शन आ गया है, जो कि खुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने भंडा कर दिया कि जस्टिस खोसा ने फोन करके बताया, तो ऑब्जेक्शन तो हो गया कंफर्म। अब या तो आप लार्जर बेंच में जाएंगे या फिर आपको फुल बेंच की तरफ जाना पड़ेगा, चूंकि प्राइम मिनिस्टर का मामला इसलिए फुल बेंच ही इसको लेगा। अब जब आप रिव्यू में जाएंगे तो पनामा स्कैंडल तो रिव्यू होगा ही नहीं, वो तो माइनस हो गया। उसके लिए तो 8 महीने का टाइम बाकायदा मियां साहब चेस कर गए उसके, और एक ऐसी अदालत के अंदर चेस कर गए जहां पे आज तक कोई फैसला हुआ ही नहीं। एहतिसाब के अंदर अगर फैसले होने होते तो आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब वजीर आजम थोड़ी ही होते, या पीपल्स पार्टी के निस दर्जन जो यहाँ पे वजीर सिंध के अंदर बैठे हैं, इनके तमाम के केसेस नैब के अंदर है। नैब ने आज तक फैसला दिया कब है? नैब तो एक लॉन्ड्री मशीन है, नैब तो एक प्ली बार्गेनिंग का इदारा है, नैब ने तो आज तक कोई फैसला दिया ही नहीं। अगर नैब इस काबिल होती तो आज पाकिस्तान में इंसाफ का ये आलम थोड़ी होता। नैब तो टोटल इनके माते थे, जिसमें खुद सुप्रीम कोर्ट जो है ऑब्जेक्शन करती रही उसकी कारकर्दगी के ऊपर। तो अब मैं आपको बताऊं कि जो अब रिव्यू फाइल होगा उसके अंदर किसी तौर पे भी पनामा डिस्कस नहीं होगा। पनामा आउट ऑफ रेंज हो गया है। अब जो डिस्कस होगा वो कैपिटल FZE डिस्कस होगा, और उसके अंदर इतनी शिकें मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त 60 और 40% चांस है कि मियां साहब की नाअहली जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो खत्म हो जाए और मियां साहब वापस आ जाए। और अगर डिस्क्वालीफाई होंगे भी तो सिर्फ इसी टर्म के लिए होंगे, 2018 में वो दोबारा क्वालिफाई। जी व्यूअर्स, आपने देखा ये आज से 2 हफ्ते पहले तकरीबन फैसल रजा आबदी साहब ने ये प्रिडिक्ट किया था कि ये होने जा रहा है, क्योंकि नैब से आज तक कभी किसी को इंसाफ नहीं मिला। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये भी बता दें, प्रोफेसर साहब की जाने भी जाऊंगी, जो ये बात कर रहे हैं कि जी फैसल साहब ने कहा जी नैब में इसको चेस करते जाएंगे और एहतसाब की अदालत में जो है मसला लटक जाएगा, किसी को आज तक इंसाफ नहीं मिला। अब ये देख लें कि पहला समन जो है वो चला गया, शरीफ खानदान को कुछ नहीं हुआ, वो कह रहे हैं जी दूसरा समन भिजवाएंगे, 25 तक दूसरा समन भिजवाएंगे, उसके बाद बीच में ईद की छुट्टियां आ जाएंगी, उसके बाद तीसरा समन जो है वो 8 तारीख को जाएगा। मीनवाइल मियां साहब जो हैं वो क्योंकि उनका नाम ECL पे नहीं है, फिर कहा जा रहा है उनकी कोई हेल्थ कंडीशन है, वही पुराना मर्ज जो है वो वापस आ गया, वो फिर बैरून मुल्क जो है रवाना हो जाएंगे। साथ ही साथ नैब चेयरमैन जो है वो कहा जा रहा है जी 7 से 10 दिन की छुट्टियों पे जो है वो जा रहे हैं। करते करते 7 अक्टूबर आ जाएगा, 1.5 महीना और लगेगा, जैसे 7 अक्टूबर को क्योंकि नैब चेयरमैन ने रिटायर होना है, उसके बाद 1.5 महीना और लगेगा नए चेयरमैन के आते, वो फिर हीले बहाने करेगा, मुझे केस समझना है, मुझे देखना है कि क्या है, और टाइम हो जाएगा। करते 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 मार्च के सेनेट इलेक्शन तक चीजें निकल जाएंगी। क्यों फैसल रजा आबदी साहब? जी शुक्रिया। मैं देखें ना, प्रिडिक्शन तो वो करते हैं जो तोते लेके सड़क पे बैठते हैं या जिनको खबरें आती हैं खुसूसी लिफाफों के साथ। मैं तो जो भी बात करता हूँ वो दलाइल के साथ करता हूँ और उसकी बेस होती है रिसर्च। मैंने आपसे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को 2 लख्त किया गया और मेरी इस चीज़ को सही साबित किया खुद तारीख ने, जब मियां नवाज शरीफ साहब ने 3 रिव्यू पिटिशंस फाइल की। पहली फाइल की उन्होंने जो कि नैब के केसेस हैं उसको रोकने के लिए, जो कि मैं समझता हूँ रिफ्यूज़ हो जाएगी, ये वो चाहते भी हैं कि वो ये रिफ्यूज़ हो जाए। दूसरी पटिशन उन्होंने फाइल की कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज जो है इसकी मॉनिटरिंग नहीं कर सकता। तो ये हकीकत है, जो कानूनदान है, जो आइनदान है, वो इस चीज़ को जानते हैं कि इसके लिए एक आइनी तरमीम या कम से कम एक कानून साजी की ज़रूरत है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ने नैब को ही सुपरविजन देनी हो तो फिर PIA में जो जहाज बिक रहे हैं, जो निजकारी हो रही है स्टील मिल की, इधर भी जज लग जाए ना, इधर करके देखें ना, क्यों नहीं करते। एक इंडिपेंडेंट इदारा है, इसकी हैसियत से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। नंबर 3 और सबसे अहम तरीन चीज़, आपने
कभी देखा है कि एक शो के अंदर 3 गिलास रखे होते हैं और एक बॉल होती है एक गिलास के अंदर, वो जो मदारी होता है वो तीनों गिलासों को घुमाता रहता है और तीनों को फिर एक लाइन में खड़ा कर देता है। तो दर हकीकत मदारी ने ये एक केस को 3 जगह घुमा दिया और एक के अंदर बॉल है और 2 के ऊपर जो है वो कौम की नजर है कि पहचानो इसके अंदर कहाँ बॉल है। तो पहला गिलास उठा, नैब के अंदर जो है वो केसेस रोकने का ये अमल फारिग हो जाएगा और इसके अंदर इंक्वायरी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि ये मियां नवाज शरीफ और तमाम सियासतदानों की ख्वाहिश है कि वो नैब में मौजूद रहें। नंबर 2, जो जज की सुपरविजन है वो आ जाएगी जनाब। सुपरविजन जो है वो चैलेंज हो जाएगी, डिबेट के अंदर चली जाएगी और आईनी और गैर आईनी एक जंग का तवील बहस का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस बीच में नैब को जो है किरदार